दोस्तों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि हाल ही में जो आरबीआई की मीट हुई उसमें मैं क्या करूं, मैं एक स्टॉक मार्केट का निवेशक हूं, मेरे लिए क्या था और मैं उसको कैसे समझूं, तो दोस्तों आने वाले कुछ मिनटों में हम ये मीटिंग का विश्लेषण देखेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग थी ये किन हालातों में थी। अभी हम सब लोग जानते हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया कौन से हालात में से गुजर रही है। सक्सेसिव शॉक्स मिलते जा रहे हैं दुनिया को। हाल दुनिया इन्फ्लेटरी सर्ज में है। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल कंडीशंस की टाइटनिंग चल रही है। वर्ल्ड की जो भी सेंट्रल बैंक्स है वो अपने अपने कंट्री में टाइटनिंग कर रही है, रेपो रेट बढ़ाती जा रही है। यूएस डॉलर का दोस्तों शार्प एप्रिसिएशन लोकल करेंसी के सामने दुनिया भर में देखा गया है। ये भी दोस्तों चिंता की बात पूरी दुनिया के लिए होती है, ज्यादातर दोस्तों इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए। अभी हाल ही में जस्ट 10-15 दिन पहले कई इंस्टीट्यूशन में, जिसमें से ज्यादा जिनको आप लोग ट्रैक करते हो, आईएमएफ आईएमएफ ने दुनिया भर की इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोजेक्शंस को लोअराइज किया। आईएमएफ ने बताया कि वर्ल्ड का और दूसरी जो इकोनॉमी है उनका ग्रोथ कम रहेगा। दोस्तों, इन हालात में हमें यह समझना होगा ग्रोथ स्लो है दुनिया का, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और इन्फ्लेशन के साथ वॉर के चलते ट्रेड भी डिसरप्टेड है। तो ऐसे समय पे दोस्तों सप्लाई चेन बिगड़ जाती है, कैपिटल फ्लो नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये चैलेंजिंग समय में दोस्तों क्या किया जाए सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिससे इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ग्लोबल जानकारी रखने की जरूरत क्यों थी, ये हम समझे कि आरबीआई की पॉलिसी क्यों आई, कैसे आई, वो हालात को समझने के लिए। राइट। तो ये समय पे अभी हम लोग हाल ही दो डार्क स्वान के मुंह से निकल के बाहर आए हैं। पेंडेमिक, वार और ऐसे में ताइवान। अभी ये सब चीज चलती जाती है, लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमी को इसमें बड़ा नुकसान होता है और उनका जो नुकसान है वो मैग्निफाइड होता है। क्योंकि अभी इमर्जिंग इकोनॉमीज जो भी कंट्रीज है, किससे ले, ये मेरा दोस्त है, उससे नहीं लेने का, वो तुम्हारा दुश्मन है, ये सब बातें भी आती है। साथ में मॉनेटरी पॉलिसी जो टाइटन होती है उससे प्रॉब्लम आते हैं। दोस्तों, कई अलग अलग मुश्किलों से इमर्जिंग इकोनॉमीज ये समय पे गुजरती जा रही है। एक तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम, उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। मेजर सारी मैं इमर्जिंग इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। रिजर्व्स में लॉसेस होते हैं क्योंकि ज्यादातर चीजें जो इंपोर्टेड होती है वहां पे काफी नुकसान होता है, क्योंकि इंपोर्ट में पैसे तो आपको डॉलर में देने पड़ते हैं। राइट। तो बहुत अलग अलग प्रॉब्लम से निकलते जा रहे हैं। और इसमें कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज ऐसी भी है जो जबरदस्त डेब्ट बर्डन के में डूबी हुई है और ये समय पे उनका टिके रहना मुश्किल होता है। ऐसे समय पे दोस्तों फूड और एनर्जी प्राइसेस भी जब बढ़ती है और इनकी शॉर्टेजेस होती है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम कर देती है उन इकोनॉमीज को। तो ये मुश्किल समय है इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए भी। दोस्तों, ऐसे में जब हम भारत की बात करते हैं तो यस, ये बातें हम सुनते हैं कि भारत डीकपल हो रही है दुनिया से, पर फिर भी देखो भारत भी दुनिया से जुड़ी हुई है। हमारे ट्रेड संबंध, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, पूरी दुनिया के साथ आज जुड़े हुए। तो दूसरों के प्रॉब्लम हमारे भी प्रॉब्लम बन जाते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों भारत में भी कई प्रॉब्लम है, जैसे हाई इन्फ्लेशन। अब इसमें कुछ इन्फ्लेशन तो हम कह सकते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि हमारी इंटरनल चीजों की वजह से वो इन्फ्लेशन नहीं है। वो क्यों इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये कुछ चीजें जो हम इंपोर्ट करके लाते हैं, एक तो रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, इन्फ्लेशन की दुगनी मार। तो हमारा कंट्री भी इस प्रॉब्लम से तो गुजर ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों। मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट, उसमें भी ये समय पे अनइजी रहता है। आपने ऑलरेडी देखा दोस्तों, रुपया डेप्रिशिएट होता है, बाजार जब स्टेबल नहीं होता है, होता क्या है फाइनेंशियल मार्केट में, हमने करीबन 1 लाख करोड़ का आउटफ्लो
इसी साल देखा दोस्तों, अब तक अगस्त तक, राइट। तो ये सब चीजें के बावजूद भी भारत के जो फंडामेंटल है वो बाकी इमर्जिंग इकोनॉमी क्या, हम डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर कर सके दोस्तों, वैसे है इस बार, राइट। तो कैसे कह सकते हैं कि भारत स्ट्रांग है बाकी से, क्योंकि इन प्रॉब्लम को ध्यान में रख के आईएमएफ ने सारी कंट्री के ग्रोथ को बहुत लोअर किया, पर इंडिया का ग्रोथ अभी भी दूसरों से कम 2 से 3 गुना ज्यादा उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनको इंडिया में ग्रोथ जबरदस्त दिखता जा रहा है। तो ग्रोथ में यहाँ पे डोमेस्टिकली दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, देखो अभी भी कंफर्टेबल लेवल के ऊपर है, पर फिर भी मॉडरेट होता जा रहा है। तो ये हमारे लिए और एक पॉजिटिव चीज है दोस्त। जिस प्रकार से गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ये सोच सकते हैं कि यस, करंट अकाउंट डेफिशिएट भी सस्टेनेबल लिमिट में रहेगी। तो इसमें कुछ माइक्रो इंडिकेटर बड़े काम के हैं, जैसे टू जीडीपी रेशियो, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, जो कि दोस्तों मार्च महीने में 21.2% था, वो भी हमने देखा कि नीचे 19.9% तक आ गया। तो ये एक बड़ी खुश खबर है दोस्तों। पूरी कंट्रियों को डेब्ट के प्रॉब्लम है, इधर तो अपना एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो डिक्रीज हुआ। उसके साथ ही दोस्तों नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन टू जीडीपी रेशियो, ये भी इंप्रूव हुआ, -13.2% से -11.6% सेम पीरियड में अगर हम देखें तो, राइट। डेब्ट सर्विस रेशियो भी डिक्लाइन हुआ दोस्तों, 8.2% से 5.2% आ गया। तो दूसरे इंडिकेटर आपको बता रहे हैं कि यस, हम स्ट्रांगली आगे तो बढ़ रहे मुश्किल समय में। तो दोस्तों यस, हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है ये वेल कैपिटलाइज्ड है और साउंड है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी तगड़ा है। तगड़ा ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी जीडीपी होगी दुनिया की 6ठे नंबर की, पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारा नंबर चौथा आता है दुनिया में। तो सबसे बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से एक है भारत। जी हाँ दोस्तों, अवर अम्ब्रेला रिमेन स्ट्रॉन्ग। दोस्तों इन चीजों को ध्यान में रखते और हाई इन्फ्लेशन को नजर अंदाज कर नहीं सकते, इन चीजों को ध्यान में रख के जो एमपीसी की मीट हुई, उन्होंने पॉलिसी रेपो रेट 50 पैसे से बढ़ाया और वो 5.4% का रेपो रेट हुआ। दोस्तों अगर आपके दिमाग में ये है ये रेपो रेट क्या होता है, दोस्तों ये वो रेट है जो रेट पे सेंट्रल बैंक्स, जैसे इंडिया के केस में हमारी आरबीआई, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लैंडिंग करती है। तो जब ये रेट इंक्रीज होता है, ओवरऑल सारे रेट इंक्रीज होते हैं। ये रेट इंक्रीज हुआ है इमीडिएट इफेक्ट पे दोस्तों। इसके अलावा एसडीएफ रेट यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.15% पे एडजस्ट किए गए हैं। दोस्तों एसडीएफ रेट रेपो रेट से थोड़े डिफरेंस इस प्रकार से होते हैं कि एसडीएफ रेट का इस्तेमाल किया जाता है बैंक से कभी लिक्विडिटी में, कभी कुछ टेम्पररी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो तो विदाउट कोलेट्रल ये एसडीएफ का इस्तेमाल बैंक कर सकती है। और तीसरी चीज दोस्तों, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट 5.65% का है। अगर आप जानना चाहते हो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ क्या है, तो दोस्तों एमएसएफ में बैंक्स बोरो करती है आरबीआई से कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कोलेट्रल के सामने, ओवरनाइट बेस पे ये काम लग सकता है दोस्तों। दोस्तों एमपीसी ने डिसाइड किया है कि एकोमोडेशन का फोकस विड्रॉल करके इन्फ्लेशन को टारगेट बनाएंगे। आने वाले समय में उनका गोल रहेगा इन्फ्लेशन धीमे धीमे कम हो जाए और ग्रोथ को सपोर्ट करते करते। तो पहली प्रायोरिटी है इन्फ्लेशन और दूसरी हुई आपकी ग्रोथ। तो दोस्तों ये रेट बढ़ाने के पीछे का कारण क्या है? बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। हालांकि अभी इन्फ्लेशन कम हुआ है, पर फिर भी जो कंफर्टेबल लिमिट है उससे इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से ये स्टांस लिया गया है दोस्तों। साथ ही आरबीआई का मानना है कि क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में भी इन्फ्लेशन थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर रहेगा, प्लस 6% के आसपास रहेगा, राइट। ये
हाई इन्फ्लेशन अगर क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री में भी रहता है तो इसी को ध्यान में रख के कि मिड टर्म में ग्रोथ को फर्क ना पड़े, इसीलिए इन्फ्लेशन रेट इन्होंने 50 पैसा बढ़ाया है। इसी को अगर हम दूसरी कंट्रियों के मुकाबले देखें तो दोस्तों ज्यादातर कंट्री के लिए 75 पैसा नॉर्मल हो चुका है अभी। ज्यादातर कंट्री में जो रेट बढ़े वो 75 पैसे के आसपास के थे, जबकि हमारा 50 पैसा है, अच्छा है अभी भी। दोस्तों रेपो रेट के साथ ही ग्रोथ भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ के डेटा भी बड़े इंपॉर्टेंट रह सकते हैं दोस्तों। डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रोथ वाइज बढ़िया जा रही। साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल जो शुरू हो चुका है वो भी नॉर्मल से ज्यादा है, और रिजर्वर भी नॉर्मल एवरेज जो होते हैं उनसे ज्यादा है। दोस्तों एक बात पक्की है, रिजर्वर अगर फुल, डैम मतलब डैम में पानी फुल, तो समझ लो उस साल बैंक में बैलेंस फुल। राइट, ये देखा जाता है, तो रिजर्वर भी अच्छे लेवल पे है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। खरीफ पाक का सोइंग आगे बढ़ता जा रहा है। हाल है कि पिछले साल से अभी कम है, अनइवन मॉनसून की वजह से। राइट, तो डिमांड साइड पे जो इंडिकेटर देखते हैं उसमें प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक और पैसेंजर व्हीकल की बिक्री ये सजेस्ट करती है कि अर्बन में डिमांड बढ़िया है। तो रूरल डिमांड के लिए जो इंडिकेटर देखे जाते हैं, जैसे टू व्हीलर सेल्स, तो टू व्हीलर सेल्स ये 4 महीने में इंक्रीज हुआ है पिछले साल के 4 महीने को कंपेयर करते हुए। उसके अलावा ट्रैक्टर की बिक्री भी अच्छी है, लेकिन जून महीने में ये कम हुई है, ये भी हमको याद रखना है, जून महीने में कम है। दोस्तों इनके अलावा अगर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर देखे सर्विस सेक्टर में, जिसमें ज्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर टच इंटेंसिव सेक्टर से आते, तो वहां पे धंधे कम थे। राइट, और इसकी इफेक्ट आपने आपके शेयर बाजार में भी कंपनियों पे देखी। लेकिन अभी के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सर्विस सेक्टर के, जैसे रेलवे फ्राइट ट्रैफिक, पोर्ट फ्रेट ट्रैफिक, ई वे बिल्स, टोल कलेक्शन, कॉमर्शियल व्हीकल सेल्स, ये सब में जबरदस्त तगड़ी डिमांड देखी गई जून और जुलाई के महीने में। तो ये सेक्टर, टच इंटेंसिव सेक्टर भी बढ़िया परफॉर्म करेंगे दोस्तों। ये कोविड वाला हाल नहीं है अभी इन लोगों का। इसके साथ ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी बढ़िया पिकअप कर रही है। कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं, ये कैपिटल गुड्स के बिजनेस से पता चलता है। कैपिटल गुड्स गुड्स का जो प्रोडक्शन है ये भी डबल डिजिट से ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ ही कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट में भी बढ़िया ग्रोथ दिखाई दिया है। तो ये क्या कहता है कि हमारी डोमेस्टिक कंपनीज एक्सपांड कर रही है। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग 8 महीने के हाई पे जुलाई में पहुंचा। तो डोमेस्टिकली अच्छा है सब कुछ। रेनफॉल जो भी हमने जो आपको पहले बताया, ये पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा गिरा है। 36 में से 30 सब डिवीजन में नॉर्मल या उससे ज्यादा बरसात दोस्तों इस बार गिरी है। आपको मदद करेगी इन्फ्लेशन डाउन लाने में भी। दूसरा एक बड़ा इंडिकेटर है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जैसे देखा जाता है कि स्टील कितनी कैपेसिटी पे प्लांट चला रहे, सीमेंट के प्लांट कितनी कैपेसिटी पे चल रहे। जितनी ज्यादा कैपेसिटी पे ये प्लांट चले उतनी एफिशिएंसी ज्यादा है, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये तब चलते जब डिमांड वैसी हो। दोस्तों अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो जो कैपिटल यूटिलाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा कैपेसिटी पे चल रहे हैं। अभी क्वार्टर 4 में 75% की कैपेसिटी से प्लांट चल रहे हैं। ये सिग्नल कर रहे हैं कि कंपनियां जिनके कैपेसिटी से अच्छा यूटिलाइज हो रहा है वो सब फ्रेश इन्वेस्टमेंट पे या एडिशनल कैपेसिटी। दोस्तों एक बड़ा ही प्रॉब्लम था बैंक क्रेडिट ग्रोथ में, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ में। दोस्तों लास्ट समय जब आरबीआई की मीट हुई तब भी इन्होंने बताया कि बैंक की क्रेडिट सुधर रही है। अभी हमने देखा इस बार के डेटा में दोस्तों 14% का क्रेडिट ग्रोथ आया है, पिछले साल के खाली 5% के मुकाबले 3 गुना क्रेडिट बढ़ी है। तो इससे तैयार हो जाओ, आपकी फाइनेंस की कंपनी और बैंक के सेल्स बढ़ने वाले हैं, ग्रोथ आपको 3 टाइम्स मिलेगा। दोस्तों इनकमिंग डेटा कॉर्पोरेट्स के जो हम देख रहे हैं रिजल्ट के,
उसके हिसाब से भी क्वार्टर वन के जो रिजल्ट आए, सेल्स यानी डिमांड जबरदस्त है आपकी कंपनियों में, प्रॉफिटेबिलिटी में भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया है जो पहले लग रहा था। तो सेल्स और प्रॉफिट इंडियन कंपनी के दोनों अच्छे हैं। इन चीजों को ध्यान में रख के हम आगे क्या सोच सकते हैं। जैसे दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून प्रोग्रेस करता जा रहा है और खरीफ की सोइंग और बढ़ेगी, ये आने वाले समय में रूरल कंजप्शन को सपोर्ट करेगी। अर्बन कंजप्शन को सपोर्ट करने के लिए कंटेंट इंटेंसिव सर्विस जो पिछले साल, उससे भी पिछले साल बुरी थी, 2 साल से इनके बुरे हाल थे, तो ये जो बिल्कुल बुरे थे इनमें भी अब ग्रोथ दिखेगा। तो आपकी देखो वंडरला के क्या हाल हो गए थे, पर हमने आपको 6 महीने पहले भी बताया था कि अब धीमे धीमे देखो सब लोग घूमने जा रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस जो सेक्टर है, ये भी अर्बन कंजप्शन को बूस्ट करेगा, कॉरपोरेट्स के बढ़िया परफॉर्मेंस बूस्ट करेंगे, और कंज्यूमर का ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव होगा दोस्तों। जब सब चीज अच्छी होती है, जेब में लोगों के पैसे होते हैं, तो स्पेंडिंग तो होता ही है, राइट। कैपेसिटी की जो यूटिलाइजेशन हो रही है फुल, गवर्नमेंट का कैपेक्स के पीछे पीछे जो पुश लगा हुआ है, और लार्ज एक्सपांशन जो हमने बैंक क्रेडिट में अभी देखा, ये इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करेगा दोस्तों। कि जितने भी रिजल्ट आ गए हैं दोस्तों, हमने इनमें देखा कि क्वार्टर वन में चलो डिमांड अच्छी है, पर क्वार्टर वन की डिमांड के साथ नए ऑर्डर भी बढ़िया मिले हैं। जैसे अभी एल&टी का रिजल्ट जब 2 दिन पहले आया, ऑर्डर बुक उनकी बहुत अच्छी हुई है, इंफ्रा के कितने बढ़िया उनको ऑर्डर इनफ्लो आए हैं। तो ये क्या बताता है, क्वार्टर टू भी दोस्तों रिजल्ट बढ़िया आएंगे, और ये क्वार्टर फोर तक लगता है कंटिन्यूटी रहेगी इनकमिंग ऑर्डर फ्लो की, जो डिमांड को तो दोस्तों सपोर्ट करेगी। जो हमने बातें की, इनके आधार पे हमें क्या क्या चीजें अभी ध्यान में रखनी चाहिए, पॉजिटिव भी देखा पर नेगेटिव क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों। दुनिया भर में जो प्रॉब्लम चले आ रहे हैं वो, क्योंकि इंडिया कनेक्टेड है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। डाउ जोन्स नास्डैक में अगर फॉल आते हैं, अगर वो 35% टूटे, देखो हम 18% टूटे, पर टूटे तो सही ना, तो उसकी भी इफेक्ट आती है। ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन में जो टाइटनिंग होती है, ये एक प्रॉब्लम करता है। इनके साथ ग्लोबल रिसेशन का जो रिस्क है, ये सब नेगेटिव चीजों को भी थोड़ा ध्यान में रखने का। इन सब फैक्टर को अगर हम कंपाउंड करें, तो रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन इस साल के फाइनेंशियल ईयर का 22-23 का 7.2% उम्मीद की जा सकती है। आई रिपीट, कितना बताया गवर्नर साहब ने, 7.2% की उम्मीद है, जो बहुत अच्छी है। दुनिया से 3 गुना ये ज्यादा उम्मीद है। जिसमें क्वार्टर वन, यानी अभी क्वार्टर वन जो खत्म हुआ, उसके जो डेटा आएंगे जीडीपी के नेक्स्ट मंथ, ये दोस्तों 16.2% के आसपास के रहेंगे। देखो लास्ट मंथ भी हमने बताया था 15% के आसपास क्वार्टर वन के जीडीपी डेटा आने हैं। आरबीआई ने भी यही कहा है 16.2%। ये इसलिए क्योंकि लो बेस था पिछले क्वार्टर में, राइट। तो उसको ध्यान में रखो, क्वार्टर टू में लो बेस नहीं था तो हम 6.2% देखेंगे, क्वार्टर थ्री में 4.1% और क्वार्टर फोर में 4%। ये सब क्वार्टर मिला के हम 7.2% का ग्रोथ करेंगे दोस्तों। डिमांड की जानकारी तो ले ली, साथ में अभी विलन जो है इन्फ्लेशन, उसकी भी जानकारी लेते हैं। देखो वैसे 2 विलन होते हैं, डिमांड भी कम होता है, वो भी बुरी बात है, पर अपने केस में एक विलन नहीं है, अभी डिमांड बढ़िया है, दूसरा विलन हावी है, इन्फ्लेशन। दोस्तों ये इन्फ्लेशन छठा कंसेक्यूटिव महीना है जब सीपीआई इन्फ्लेशन अपर टॉलरेंस लेवल, जो कि 6% है, उसके ऊपर रहा, 6% के ऊपर रहा। तो ये बात दोस्तों अच्छी भी नहीं है। दोस्तों इन्फ्लेशन में कॉमोडिटी, इंटरनेशनल कॉमोडिटी के बढ़ते दाम को ध्यान में रखने चाहिए। हालांकि दोस्तों ग्लोबल फूड प्राइसेस थोड़े मॉडरेट हुए हैं। दोस्तों एडिबल ऑयल के प्राइस उम्मीद कर सकते हैं कि और थोड़े कम होंगे, अभी कुछ कम ऑलरेडी दोस्तों हुए हैं। अब जैसे हमारी बात हुई कि कुछ जगह पे बहुत ज्यादा बरसात हुई है, वहां पे दोस्तों वेजिटेबल के दाम बढ़ भी सकते हैं। कंपनियों के केस में अगर उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं, तो ये उनके जो भाव होते हैं उस पे प्रेशर लाते हैं। कैसे?
क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के उनके मार्जिन कम हो जाते हैं। तो कंपनी अपने भाव बढ़ाती है। अभी हमने देखा कि ज्यादातर कंपनियों ने भाव बढ़ाए। ये भी एक इन्फ्लेशन को आमंत्रण करते हैं। साथ ही दोस्तों इंडिया में इनकम बढ़ती जा रही है, स्पेंडिंग पावर बढ़ता जा रहा है, इससे भी इन्फ्लेशन रहता है। ये ध्यान में भी रखे कि मानसून पूरा नॉर्मल रहे, क्रूड के जो दाम है वो यूएस डॉलर 105 पर बैरल के आसपास रहे। तो इन्फ्लेशन का ये 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर में 6.7% रहने का प्रोजेक्शन है। तो मतलब ये पूरा साल इन्फ्लेशन तो हाई रहेगा, ये सीधी बात है। इसी को ध्यान में रख के तो आधा टका कट किया है। क्वार्टर 2 में ये 7% तक रह सकता है, 7.1%। क्वार्टर 3 में सॉफ्ट होते 6.4%। क्वार्टर 4 में 5.8%। राइट। इसी प्रकार से दोस्तों अगले साल का क्वार्टर 1 पे भी 5% की उम्मीद रखी जाती है। तो ये पूरे समय में अगले साल की उम्मीद है अभी तो कि नॉर्मल लेवल से नीचे आएगा। अब हमें ये चीज में तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर जैसा आरबीआई ने बताया है कि टॉलरेंट लेवल यानी 6% के ऊपर जब तक रहता है हम रेट कट तो देखते ही जाएंगे। तो अभी आने वाले 2 क्वार्टर भी डेंजर है, इनको भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस साल ये फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स, यूएस डॉलर इंडेक्स DXY 8% से अप्रिशिएट हुआ है दूसरी मेजर करेंसीज के सामने। इसके अनुसंधान में अगर हम रुपया देखें तो वो 4.7% डेप्रिशिएट हुआ है। ये बताता है कि अभी भी जो हमारा रुपया है वो दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी और हमारे एशियन पीयर से काफी मजबूत है दोस्तों, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये जो रुपए का जो डेप्रिसिएशन हुआ है ये इंडिया की इकोनॉमी वीक है उसकी वजह से नहीं, पर डॉलर का जो दुनिया भर में स्ट्रेंथ बढ़ा इन्फ्लेशन के कारण, उसके कारण रुपया कुछ यानी 4.7% डेप्रिशिएट हुआ है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रिजिलियंट है, बढ़िया है। हम ऑलरेडी कोविड से स्ट्रांग निकले। यूरोप की और यूक्रेन की, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उससे भी हम स्ट्रेंथली निकलेंगे। दोस्तों बैंकिंग सिस्टम हमारी बढ़िया कैपिटलाइज्ड और प्रॉफिटेबल है, ये याद रखना। देखो हमने अभी तक कितने समय से गवर्नमेंट बैंक्स को लॉस में देखा था, सारी बैंक प्रॉफिट में आ गई। तो बैंक्स आर गुड। हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ये भी डीलिवरेज्ड है, ऐसा नहीं है कि डेब्ट बर्डन से डूबा हुआ है। तो ये अगर डीलिवरेज कॉर्पोरेट सेक्टर है तो ये भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी को आमंत्रण देता है। तो अगर हम हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के डेटा देखें तो भारत का एक्सटर्नल सेक्टर तूफानी हो चुका है। एक्सपर्ट अप्रैल मई जून जुलाई में भी जबरदस्त बढ़े, पर उसके साथ इंपोर्ट उससे भी ज्यादा बढ़ा, रिकॉर्ड हाई पे आ गया। क्योंकि हम जो इंपोर्ट करते हैं कुछ कॉमोडिटी के दाम काफी हाई थे। इससे दोस्तों ट्रेड डेफिशिएट करीबन $100 बिलियन की देखी गई। लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट के डेटा है ये बताते हैं कि आईटी की सर्विसेज बहुत ही बढ़िया रही क्वार्टर 1 में, इतनी ग्लोबल प्रॉब्लम होने के बावजूद। साथ में दोस्तों ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सर्विस, टच इंटेंसिव सर्विस सेक्टर भी बहुत ही बढ़िया इंप्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर के साथ। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के डेटा देखें तो दोस्तों इस साल यूएस डॉलर 13.6 बिलियन का एफडीआई आया है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 11.6 बिलियन यूएस डॉलर था। तो डेफिनेटली ये क्वार्टर में ग्रोथ बढ़ा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हमने एग्जिट मोड पे देखा क्वार्टर 1 में, ये भी जुलाई में तो पॉजिटिव हो गया है। राइट। सो ओवरऑल इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, डिमांड जबरदस्त, एवरीथिंग इज गोना फाइन इन कमिंग टाइम। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दोस्तों ये बुल्ला नहीं चौथा सबसे बड़ा है ग्लोबली। राइट फ्रेंड्स। उसके साथ ही भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS ये क्रॉस बॉर्डर में भी अभी बिल पेमेंट कर पाएगा। यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म है करीबन दोस्तों महीने के भी 8 करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं। अब ये एनआरआई के लिए भी एनेबल हो जाएगा। तो फॉरेन में रहते हैं एनआरआई अपने
इंडियन, मान लो उनके पेरेंट्स यहाँ रहते तो उनके यूटिलिटी, उनके उनके यहाँ पे उनके छोटे भाई या बहन रहते तो उनके एजुकेशन वगैरह के कॉस्ट भी वो ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम के द्वारा कर पाएंगे। सो दैट्स आल्सो गुड न्यूज फॉर सीनियर सिटीजन्स पर्टिकुलरली, राइट दोस्तों। तो इंडियन इकोनॉमी, क्लोजिंग में बहुत बढ़िया कहा गवर्नर जी ने कि इंडियन इकोनॉमी ये जो दरिया है मुश्किल हालातों का और वॉर का, उसमें से भी स्ट्रांग होके निकलती जा रही है। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम जो हमारा 75वें साल की आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं सिर्फ कुछ दिनों बाद, उसमें दुनिया भर के प्रॉब्लम से भी भारत जब एक प्रचंड ज्वाला बन के उभर आता है, तो ये देख के बड़ी खुशी हो सकती है दोस्तों। आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी दोस्तों इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। इस साल हम पांचवे आएंगे, 3-4 साल में तीसरे नंबर पे आएंगे, और अब हमको पहले नंबर पे जाना है। दोस्तों भारत स्ट्रांग है, इन्वेस्ट इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।